न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें आदिवासी भाषाएं या फिर क्षेत्रीय भाषाएं और लोकल भाषाओं को कक्षा 5 तक जगह दी गई है। इस पर मैं डॉक्टर मीना जी से उनका टिप्पणी चाहूंगा। बस टिप्पणी करनी है ना। जी जी। तो जोहार साथियों, आप जोहार सबका जोहार। स्वागत है धुमकोड़िया की स्तुति में। धन्यवाद गणेश भाई। मित्रों, आदिवासी दिवस को लेकर चल रही श्रृंखला में निश्चित तौर पर आप आदिवासी समाज से जुड़े हुए विभिन्न मसलों से परिचित और लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी प्रक्रिया में मुझे लगा कि नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाल ही में एक हफ्ते पहले भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, उसका दस्तावेज जारी किया गया है। क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ी बात करें। और आदिवासी भाषाओं में खास तौर पर मेरी रुचि है, क्योंकि करिकुलम में यानी पाठ्यक्रमों में आदिवासी जीवन से संबंधित चीजें ना के बराबर हैं। आदिवासी भाषाओं की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि जैसा विजय जी ने कहा कि यूनेस्को के इंटरैक्टिव एटलस के अनुसार देश की 197 भाषाएं खतरे में हैं। हमारे पास में भाषाओं के अध्ययन के 2-3 आंकड़े हैं। जैसा एक आंकड़ा यूनेस्को के इंटरैक्टिव एटलस का है जिसमें 197 भाषाएं खतरे में हैं, और उसके बारे में यह दिलचस्प है कि नई शिक्षा नीति में भी इस बात को दर्ज किया गया है कि 197 भाषाएं खतरे में हैं और हमें उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। भाषाओं के अध्ययन का दूसरा दस्तावेज, ये तो एक रिसेंट दस्तावेज है जो भारतीय भाषाओं का एक सर्वेक्षण हुआ 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, इन लेट 19th सेंचुरी से शुरू हुआ, 20वीं सदी के शुरू के 2 दशकों तक चलता रहा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रियर्सन के नेतृत्व में हुआ, वो एक बहुत ऑथेंटिक दस्तावेज है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, शोधकर्ताओं के माध्यम से भाषाओं का डेटा इकट्ठा किया गया। तो आज से करीब 100 साल पहले भारतीय भाषाओं की स्थिति क्या थी, कौन सी भाषा किस इलाके में किस संख्या में बोली जा रही थी, उस भाषा की क्या विशेषताएं हैं, वो अगर आपको जानना है तो आपको ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देखना चाहिए। भाषाओं संबंधित तीसरा डेटा आपको भाषा ट्रस्ट है गुजरात में, जो भाषाओं का अध्ययन करता है, और जहां से पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण अभी एक सीरीज के रूप में प्रकाशित हो रहा है, एक श्रृंखला के रूप में आ रहा है। उसमें राज्यों के हिसाब से भाषाओं को बांटा गया है, यानी जो वॉल्यूम्स बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं: झारखंड की भाषाएं, राजस्थान की भाषाएं, उत्तर प्रदेश की भाषाएं, हिमाचल प्रदेश की भाषाएं, यानी राज्यवार भाषाओं का बंटवारा किया गया है। और फिर उसमें राज्य के अंदर भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदायों द्वारा कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा ट्रस्ट का ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ओरिएंटल ब्लैक स्वान से पब्लिश हुआ है। अभी इसकी सारे वॉल्यूम्स नहीं आए हैं, लेकिन प्रक्रिया जारी है। भाषाओं के अध्ययन का एक और दस्तावेज है, वो है सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा, जो पिछले 4 दशकों का कम से कम उसमें साफ तौर पर आप वेबसाइट पर, इंटरनेट पर, सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। जैसे यूनेस्को का इंटरैक्टिव एटलस हमको बताता है कि 197 लैंग्वेजेस आर इंडेंजर,
उसी तरह से भाषा ट्रस्ट ने करीब 10 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें बताया कि भारत की करीब 250 भाषाएं पिछले 5 दशकों में मर गई हैं। पहली बात तो मेरे ख्याल से सुनने वाले अगर ज़्यादातर आदिवासी हैं, तो उनको तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि भाषा का महत्व क्या है। लेकिन जो आदिवासी नहीं है या जो भाषाओं के बारे में बहुत सोचता या सोचती नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा। भाषा का स्थान हमारे जीवन में माँ की तरह होता है। जैसे आपके जीवन में आपकी माँ है, तो माँ के माध्यम से एक पूरा नॉलेज सिस्टम आपके पास होता है। हमेशा सुख-दुःख में वो की व्यवस्था है, ढेर सारी स्मृतियाँ हैं, वो सब कुछ आपके पास है। माँ एक प्रतीक है हमारे पुरखों से जोड़ने की, हमारे हमारी ज्ञान परंपरा से जोड़ने की, हमारी स्मृतियों से जोड़ने की। माँ के जाने के बाद उन सब से हमारा संपर्क लगभग टूट जाता है। ना हमारे पास में पुरानी स्मृतियाँ रह जाती, ना हम ज्ञान को जो हमारा पुरखों से प्राप्त ज्ञान है उसको हम अगर फिर से एक्सेस करना चाहें, उसके अलग-अलग कोनों में जाना चाहें, तो वो सहूलियत भी खत्म हो जाती है। तो जैसे माँ के जाने के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हमारा नॉलेज और स्मृतियाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही भाषाओं का मामला है, भाषा के मरने के साथ में उस भाषा से संबंधित पूरा नॉलेज सिस्टम, तमाम स्मृतियाँ यानी मेमोरीज़ सब कुछ खत्म हो जाता है और हम एक तरह से अनाथ जैसे हो जाते हैं। तो भाषा का बचाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भाषाओं पे बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज देखिए कि दुनिया में विभिन्न दर्शन हैं आपके सामने, बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं। दर्शन क्या करते हैं? आपको जीवन जगत को देखने का एक नज़रिया देते हैं, कि भई चीज़ें ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो दुनिया के तमाम दर्शन और विचारधाराएँ ऐसा लगता है कि नाकाफ़ी हो गए हैं आज के दौर में। हम एक वायरस से नहीं लड़ पा रहे, हमने बहुत दावे किए कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर के रख दिया है और वायरस का प्रकोप खत्म होगा, तो जो एक स्थायी समस्या पैदा हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, बहुत खतरे पैदा हो गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ ऐसा नहीं है कि गर्मी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि कभी अनायास बहुत बारिश हो जाएगी, अनायास बहुत सर्दी पड़ जाएगी और गर्मी तो बढ़ ही रही है। जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है। ये हमारे विकास का हासिल है। हमारे विकास का हासिल ये है कि कुछ दिनों पहले आपने ज़रूर खास तौर पे गणेश तो एक अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, तमाम कमेटियाँ ये कह चुकी करीब 10 साल पहले उन्होंने बात कही तो आप ये मान लीजिए कि अब स्थितियों में 19-20 परिवर्तन हुआ होगा कि 70% से ज़्यादा आबादी ₹20 प्रतिदिन से कम पे गुज़ारा करती है। यानी एक बहुत बड़ी आबादी है जो आर्थिक विपन्नता झेल रही है। तो ये हमारे विकास का हासिल है कि हम एक विनाश के कगार पे खड़े हैं और प्रकृति से हमारा रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया है। हमारी विविधता लगभग खत्म होने के कगार पर है क्योंकि सारा का सारा जो विकास है वो मनुष्य केंद्रित है, ह्यूमन सेंटर्ड। अब आदिवासी भाषाओं में क्या है कि आपको एक अलग जीवन दृष्टि मिलती है, एक अलग फिलॉसफी है और उस फिलॉसफी को अगर हम जानना चाहते हैं तो उस भाषा का बचा रहना बहुत ज़रूरी है। उस भाषा को बोलने वाले समुदायों का बचा रहना क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ मनुष्य के बारे में बात नहीं है। मनुष्य केंद्रित चिंतन ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है, पूरी सृष्टि को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अगर हमको सृष्टि को बचाना है, तो हमें मनुष्यों के साथ-साथ दूसरे प्राणियों की बात करनी होगी और आप आदिवासी दर्शन में देखते हैं कि सिर्फ़ मनुष्यों की बात नहीं है। दूसरे प्राणियों की बात भी है और साथ में
जंगल, पहाड़, नदी, नाले सब कुछ है। ये आदिवासी विश्व दृष्टि की खासियत है कि वो सहजीविता में विश्वास करती है और इसलिए ये उम्मीद जगाती है कि अगर हमको सृष्टि को बचाना है, पूरी दुनिया को बचाना है, तो आदिवासी फिलॉसफी में जाना होगा, आदिवासी जीवन दर्शन में जाना होगा और आदिवासी जीवन दर्शन जहाँ पर संरक्षित हैं, वो है आदिवासी भाषाएँ। लेकिन आदिवासी भाषाओं के प्रति बाहर का समाज कितना संवेदनशील है, इसका मैं एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि एक जनरलाइजेशन को हमको ज़रूर समझना पड़ेगा कि जब भाषाओं की बात होती है तो लोग सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की बात करते हैं और अक्सर हिंदी को खतरे में दिखाते हैं और यहाँ पर भाषाओं की बात पूरी हो जाती है, यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हिंदी खत्म होने वाली है? वास्तव में हिंदी को ही खतरा है और बाकी भाषाओं को कोई खतरा नहीं है? तो अगर आप सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा देखें पिछले 4 दशकों का यानी 40 सालों का, तो वो डेटा आपको ये कहता है कि हिंदी खतरे में नहीं है। इस वक्त आप जानते हैं कि जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज है हमारे पास, जो 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में शामिल हैं, उन 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं में सबसे तेज बढ़ती हुई भाषा हिंदी है। बाकी भाषाओं की तुलना में हिंदी की प्रगति दर काफी ज्यादा है, यानी लगातार हिंदी को बोलने वाले, हिंदी को अपनी मातृभाषा के तौर पर दर्ज कराने वालों की संख्या बढ़ रही है। फिर फिर कौन सी भाषाएं खतरे में हैं, कौन सी भाषाएं हैं जिनको लोग छोड़ रहे हैं? तो सेंसस ऑफ इंडिया के डेटा में शेड्यूल लैंग्वेजेज और नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेज दोनों की सूची पूरी जारी होती है और उसमें उनकी दशकीय वृद्धि, यानी जो एक डिकेड में, एक दशक में कितनी वृद्धि उन्होंने की उन भाषाओं ने, इसको लेकर के एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो आंकड़े हैं वो कोई 100% एक्यूरेसी वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि हमारे जनगणना करने वाले जो लोग हैं वो भाषाओं को छोड़ दीजिए, वो लोगों के प्रति भी संवेदनशील नहीं है। वो जिस तरह से आंकड़े भरते हैं और जितनी लापरवाही करते हैं अध्यापक लोग खास तौर पर, उनको काम दे दिया है तो खाना पूर्ति करते हैं, इसलिए एक्यूरेसी की थोड़ी कमी जरूर है। लेकिन एक संकेत आपको मिल जाता है कि कौन सी भाषाएं बढ़ रही है और कौन सी घट रही है। तो निश्चित तौर पर जो भाषाएं घट रही है, कई भाषाओं की वृद्धि दर नकारात्मक भी है। यानी पिछले 10 साल पहले जो भाषा को बोलने वाले मान लीजिए 50,000 लोग थे, तो अब 10 साल बाद में उसके बोलने वाले 48,000 रह गए, यानी 2,000 घट गए हैं। ऐसी नकारात्मक वृद्धि दर भी है। अब इन भाषाओं को बोलने वाले लोग कहाँ चले गए, क्यों घट गए? क्या 2000 लोग मर गए उनमें से? क्या नए बच्चे नहीं सीख पा रहे? या वो समुदाय कहाँ है? और ऐसी भी भाषाएं हैं, जब आप यूनेस्को के इंटरेक्टिव एटलस को देखते हैं या भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या 100 से भी कम है। उन भाषाओं का क्या होगा? अब देखिए, जो प्रचलित मॉडल है डेवलपमेंट का, वो तो कहता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो ताकतवर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो भाषा ताकतवर है, जिस भाषा को बोलने वाले समुदाय ताकतवर है, वो अपनी भाषा को बचा लेंगे, बाकी भाषाओं को मरना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस प्रश्न पर हमको लोकतंत्र की दृष्टि भी से भी सोचना चाहिए। लोकतंत्र कहता है कि ये समावेशी लोकतंत्र है, एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो समावेशी होने पर उसको हर नागरिक का ख्याल रखना होगा, वैसे हर भाषा का भी ख्याल रखना होगा। दूसरा जो मैंने कहा आपको कि हर भाषा का एक नॉलेज सिस्टम होता है, उसमें मेमोरीज होती है, इसलिए उन भाषाओं को बचाना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे कह रहा था कि संवेदनशीलता भाषाओं के प्रति किस प्रकार की है, तो जो भारत की सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, उसको, उसके लोगों की कैसी संवेदनशीलता है भाषा को लेकर के? तो जो सबसे बड़ी भाषा को बोलने वाले हैं और इसके ट्रांसलेटर, उसके लेखक, उसके बुद्धिजीवी,
वो भाषाओं के बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप उनके बीच में सर्वे करना चाहें तो हिंदी के अध्यापक जिनको भाषा का पेपर पढ़ाना पड़ता है उनको छोड़ दें, तो बाकी लोग ये कहेंगे कि हिंदी देश की सबसे बड़ी भाषा है और उसके लेखकों, बुद्धिजीवियों या लोगों के पास में आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई इस देश में कितनी भाषाएं हैं, कितने भाषा परिवार हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि कोई कहेगा 2 भाषा परिवार है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के बारे में जानते हैं, और ये कहेंगे कि अ, हिंदी तो देश में सभी लोग जानते हैं, और जिनकी मातृभाषा हिंदी है उसमें वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबको शामिल कर लेंगे। तो ये भाषाई जागरूकता का हमारा स्तर है जिसमें हम हमारे देश की ही भाषाओं के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में आज भी तमाम भाषाओं के मरने के बाद भी, बहुत सारी भाषाओं के मरने के बाद भी, आज भी 700 से ज़्यादा जीवित भाषाएँ हैं। और जब मैं भाषा कह रहा हूँ तो भाषा पद का प्रयोग मैं सोच समझ कर रहा हूँ। मैं बोली नहीं कह रहा, भाषा, लैंग्वेज, डायलेक्ट नहीं। क्योंकि अक्सर हमको ये बताया जाता है कि जिन भाषाओं के पास में लिपियां नहीं है वो बोलियां हैं, ये सब हिंदी की बोली है, फला की बोली है। नहीं मित्रों, ये सब 700 से ऊपर भाषाएं हैं। दूसरा, संवेदनशीलता का एक और उदाहरण मैं आपको दूं, असंवेदनशीलता का उदाहरण, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में भाषा को लेकर के जब बहस हो रही थी तो जयपाल सिंह ने, चूंकि वो आदिवासियों की तरफ से बात रख रहे थे, उन्होंने, जो भी बात कर रहा हूँ हर चीज के साक्ष्य इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, जो भी आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए या करूंगा, या जो भी बात कर रहा हूँ सब ऑथेंटिक बातें हैं। तो जो 8th शेड्यूल है उस वक्त इसको शेड्यूल 7A कह रहे थे जब उसमें डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और शेड्यूल 7A में वो 3 आदिवासी भाषाओं को शामिल कराना चाहते थे। जब मैंने इसका ट्रांसलेशन देखा, लोकसभा के आर्काइव में है और दूसरी जगहों पे, क्योंकि जयपाल सिंह ने अंग्रेजी में अपना भाषण दिया, तो उसका हिंदी अनुवाद जब प्रस्तुत किया गया, आप सोचिए कि संविधान सभा की बैठकों का अनुवाद कोई अहरे गहरे ट्रांसलेटर ने तो नहीं किया होगा कि किसी राह चलते व्यक्ति को करा लिया हो, कोई ट्रांसलेटर होगा, वो भी हाईली क्वालिफाइड कोई ट्रांसलेटर होगा। तो उसने, मैं अनुसूची 7 में 3 भाषाओं को, 3 आदिवासी भाषाओं को शामिल करवाना चाहता हूँ, उसकी वकालत करता हूँ। जो मैंने नाम पढ़ा उन भाषाओं का, पहला मुंदरी, फिर दूसरा गोंदी, और तीसरा ओराव। उनको मुंदरी कौन सी भाषा है, मैंने तो सुना नहीं, शायद हो सकता है मैं नहीं जानता। 700 भाषाएं, सबके नाम जानना तो संभव नहीं है। तो पता चला जयपाल सिंह ने कहा था मुंडारी, हिंदी के ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट किया मुंदरी। उन्होंने कहा था गोंडी, उसको कहा गोंदी। अब गोंदी और गोंडी में तो बहुत फर्क है। उसी तरह से ओराव, उन्होंने कहा, ओराव भी कहते थे कुड़ुक को, तो कुड़ुक को लेकर के भी ट्रांसलेटर को कोई जानकारी नहीं। अब इससे पता चलता है, और वो दस्तावेज कभी एडिट नहीं किया गया, वहां से जो लैंग्वेज संबंधी किताबें हैं, भाषा संबंधी किताबें हिंदी में हैं, उन किताबों में चूंकि वहां से सीधे कॉपी कर लिया जाता है, तो उन किताबों के लेखक जो खुद को भाषाविद मानते हैं, लिंग्विस्ट मानते हैं, भाषा पे किताब लिखते हैं, कुछ तो भाषा से संबंध होगा ही, वो वही लिखते हैं, मुंदरी, गोंदी, ओराव। यानी इस देश की जो सबसे बड़ी भाषा है उसके बुद्धिजीवियों को आदिवासी भाषाओं के नाम तक नहीं पता, यानी वो आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये संवेदनशीलता का स्तर है। जब उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि अच्छा ये तो सब हिंदी बेल्ट में, या सब
लोग हिंदी समझते हैं। आप अपने अनुभवों से जानते होंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कई समुदाय हिंदी नहीं जानते, और जब वो अपनी मातृभाषा को छोड़ रहे हैं तो ऐसा हमेशा नहीं हो रहा कि वो सिर्फ अंग्रेजी के लिए छोड़ रहे हैं। यानी मातृभाषा जिन लोगों ने छोड़ी है वो सिर्फ अंग्रेजी सीख गए, अंग्रेजी में दिन रात बात करते हैं, काम करते हैं, इसलिए वो अपनी मातृभाषा को बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हिंदी भी सीख रहे हैं, वो तमिल भी सीख रहे हैं, वो बांग्ला भी सीख रहे हैं, वो उड़िया भी सीख रहे हैं, वो गुजराती सीख रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं, और इस वजह से वो अपनी मातृभाषाओं को छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम नहीं बात करना चाहते, और जिसको हिंदी वाले मान लेते हैं कि हिंदी बोलते हैं, तो ये जो 3 भाषाएं हैं इनकी भी बात करना जरूरी है। इनमें से आप जानते हैं कि गोंडी और कुड़ुख ये द्रविड़ फैमिली की भाषाएं हैं, द्रविड़ियन, और मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई फैमिली की भाषा है, ऑस्ट्रो एशिया। अब इन भाषाओं की आज क्या स्थिति है? जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आज से 70 साल से ऊपर हो गए तब इन भाषाओं का सवाल उठाया, लेकिन इनको आज भी, जबकि 8वीं अनुसूची की भाषाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, आज भी इनको 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। अब आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में जगह मिलने से क्या होता है? फर्क पड़ता है। अगर आपकी भाषा सरकारी संरक्षण प्राप्त है तो उस भाषा के संवर्धन के लिए सरकार प्रयास करती है, फंड खर्च करती है, उस भाषा को माध्यम बनाया जाता है। तो जो भाषाएं खतरे में हैं, तो यूनेस्को का इंटरेक्टिव एटलस, आप कहेंगे कि भाई 197 भाषाएं खतरे में, उनको पता कैसे चला? उसकी मेथोडोलॉजी है, उसका तरीका है। जैसे कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं, जैसे भाषाओं के खतरे में होने का पता चलता है कि कोई भाषा अपनी पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा पा रही है या नहीं। यानी कोई व्यक्ति और उसकी पत्नी कोई भाषा बोलते हैं और उनके बच्चे वो भाषा नहीं बोल पा रहे। आपकी मातृभाषा मान लीजिए कोई भी कोई लैंग्वेज जो भी है, और आपके बच्चे हिंदी या अंग्रेजी मीडियम में चले जाते हैं और वो अपनी भाषा के को बिल्कुल नहीं जानते, तो इससे फर्क पड़ता है। दूसरा, आप जो भाषा है जिस इलाके में बोली जाती है उस इलाके में उसको बोलने वाला समुदाय अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक। अगर वो अल्पसंख्यक होगा तो धीरे धीरे बहुसंख्यक भाषा शिक्षा का माध्यम बनेगी और उस अल्पसंख्यक भाषा को खा जाएगी। तीसरा, उस भाषा में ज्ञान सामग्री उपलब्ध है कि नहीं, यानी कि जो नॉलेज टेक्स्ट, ये संवेदनशील, विभिन्न अनुशासनों को अव्यक्त करने की, विभिन्न ज्ञान की विभिन्न चीजों को अव्यक्त करने की उसमें व्यवस्था है या नहीं, उस भाषा के पास में कोई लिपि है या नहीं, उस भाषा में प्रिंटिंग की फैसिलिटी है या नहीं, उस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है या नहीं, उस भाषा को कोई संरक्षण, सरकारी संरक्षण प्राप्त है या नहीं, उस भाषा में रिसर्च होता है या नहीं। ये वो सारे आधार हैं जिसके और फिर जनगणना के आंकड़े या इस तरह के भाषा संबंधी अध्ययन, जिनके आधार पर भाषा विज्ञानी ये पता लगाते हैं कि फला भाषा खतरे में है या नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा जी, लेकिन मैं अब यहाँ पे नई शिक्षा नीति जो आई है, हाँ, उसी पे आगे ये उस बिंदु को समझने के लिए जरूरी है। नई शिक्षा नीति जो आई है, ये तो हुआ आदिवासी भाषाओं की स्थिति, और उसमें ज्यादातर भाषाएं खतरे में हैं और उनकी ग्रोथ नेगेटिव है। नई शिक्षा नीति में और पुरानी शिक्षा नीति में भी, जो 86 की शिक्षा नीति थी, उसमें भाषाओं को काफी तवज्जो दी गई है। तो इससे एक बार की आपको ये भ्रम हो सकता है कि अब भाषाएं हमारी सुरक्षित हो जाएंगी, और कहा गया है, इस बात को जोर दे करके कहा गया है प्राइमरी एजुकेशन वाले सेक्शन में कि अब जो 5वीं तक की शिक्षा है, कम से कम 5वीं तक की, और उसमें लिखा हुआ है कि संभव हो तो 8वीं और उससे बाद भी, वो मातृभाषाओं में या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। अब ये पृष्ठभूमि इसलिए जरूरी थी कि
इसको इंटरप्रेट किस ढंग से किया जाएगा, इसको लागू किस ढंग से किया जाएगा। अब जो 10+2 है उसका सिस्टम बदल करके 5+3+3+4 कर दिया। तो जो पहले 5 साल हैं जिनमें कि बच्चा 3 साल की उम्र से अपना सीखने की प्रक्रिया शुरू करेगा, तो 3 साल की उम्र से लेकर के 6 साल की उम्र तक वो किसी आंगनवाड़ी या आश्रमशाला या बाल बाटिका, ये शिक्षा नीति में उपयोग किए गए शब्द है, उनमें रह करके वो मातृभाषा के माध्यम से अपने परिवेश के बारे में जानेगा, अपने देश के बारे में जानेगा, साफ सफाई के बारे में जानेगा और खुद को जागरूक करेगा। बच्चा अपने परिवेश से परिचित होगा, उससे दोस्ती करेगा। उसके बाद में उसकी फॉर्मल एजुकेशन 6 साल की उम्र से, जो पहले क्लस्टर, पहले हिस्से में जो 5+3+3+4 में जो 5 है उसमें 3 साल की ये हो गई, और 2 साल यानी पहली और दूसरी कक्षा वो भी उसी में पढ़ेगा, और फिर दूसरा हिस्सा जिसमें तीसरी से 5वीं तक के वो मातृभाषा में ही चलेगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में। अब पहली नजर से देखने पे लगता है कि इससे तो भाई छोटी छोटी आदिवासी भाषाओं में शिक्षा मिलने लगेगी और उससे उन भाषाओं का संरक्षण होगा, क्योंकि उन भाषाओं में अगर शिक्षा देनी है, उन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना है, तो जाहिर सी बात है उन भाषाओं को बोलने वाले शिक्षक चाहिए, उन भाषाओं की ट्रेनिंग जिन्होंने ली है वो ऐसे शिक्षक चाहिए, तो नौकरियां पैदा होंगी, नौकरियां पैदा होंगी तो उन भाषाओं को पढ़ने के प्रति लोगों की ललक बढ़ेगी और वो भाषाएं संरक्षित रह सकेंगी, वो बच्चे भी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके पास भी सुरक्षित रह सकेगी। तो ये पहला पोर्शन है जो भाषाओं के बारे में इस तरह की बात करता है। फिर सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन में भी भाषाओं के पक्ष में काफी बातें की गई है। सेकेंडरी स्कूल में जब विदेशी भाषाओं के लिए विकल्प दिया गया है, तो वहां पर भारतीय भाषाओं के लिए विकल्प दिया गया है कि आप चाहें तो विदेशी भाषा सीख सकते हैं, चाहें तो भारतीय भाषा सीख सकते हैं। रिसर्च के लेवल पर भी भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात की गई है। अब ये दिलचस्प है कि उसमें यूनेस्को के इंटरेक्टिव एटलस के 197 लैंग्वेजेस का नाम तो मतलब ये कहा गया है कि 197 भाषाएं खतरे में है और हमें उनकी सामग्री को संरक्षित करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम, इस तरह की बातें 1986 की नीति में भी थी, और जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गया, इसमें देख रहा हूँ खुद आदिवासी बुद्धिजीवियों के अंदर भी इस बात को लेकर के एक मन भिन्नता है। दलितों की तरफ से तो एकदम इसके प्रति नकार ही है, उनको लगता है कि अगर जो भाषा नीति है नई शिक्षा नीति की, ये भाषा नीति बेसिकली संस्कृत और हिंदी को प्रमोट करने के लिए, दक्षिण भारतीयों को ऐसा लगता है, दलितों को भी ऐसा लगता है, आदिवासियों की राय मिली जुली है। दलितों को इसमें खतरा इसलिए लगता है कि दलितों को लगता है कि अगर उनकी वो इस बात की हिमायती है कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए, सभी को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी आपको पारंपरिक पेशों से मुक्त करती है। सच बात है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं तो आपको गंदगी साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैला उठाने की जरूरत नहीं है, आपको मरे हुए जानवरों को उठाने की जरूरत नहीं है, आपको और दूसरे जो भी घृणित काम है उनको करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको अच्छी अंग्रेजी शिक्षा आपने प्राप्त की है। दूसरा, दलितों के पास में अपनी कोई मातृभाषा जैसी चीज भी नहीं है, जिस इलाके में रहते हैं वहां की भाषा बोलते हैं। आदिवासियों के साथ ये स्थिति नहीं है, लेकिन उसमें भी मिली जुली चीजें सामने आ रही है, जो प्रतिक्रियाएं हैं आदिवासी जिन चीजों से परिभाषित होते हैं उनमें एक तत्व उनकी पृथक भाषा भी है। अगर भाषा नहीं होगी, अगर पुरखे नहीं होंगे, अगर प्रकृति नहीं होगी, तो आदिवासी है ही नहीं कुछ, उसकी अनोखी संस्कृति नहीं होगी, और संस्कृति का एक बहुत प्रमुख तत्व भाषा है, तो आदिवासी कुछ है नहीं, आप परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे कौन आदिवासी और कौन नहीं। परिभाषित वाली बात जो कह रहे हैं
के अनुसार हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे जो भारत की आदिवासी हैं, जनजाति हैं जिनको हम लोग कहते हैं, उन्हें तो आदिवासी माना नहीं जाता है, तो फिर हम लोग किन्हें आदिवासी कहेंगे? ऑफिशियल रूप से आदिवासी दिवस भी नहीं मनाया जाता है यहाँ पे भारत में। ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है। सरकार नहीं माने, इससे ये साबित नहीं होता कि हम है ही नहीं। यानी आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में जो बातें नहीं लिखी गई है उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो घटित ही नहीं हुई। इतिहास किसने लिखा, सरकार किसकी है, नीतियां कौन बनाता है, उनका हमारे प्रति एक नजरिया है और हम उस नजरिए को खारिज करते हैं और स्वयं बुद्धिजीवी उस नजरिए को खारिज करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास में कोई इंडिजिनस नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, तो फिर जो समाज विज्ञानों में हजारों हजार रिसर्च पेपर और किताबें आदिवासियों के बारे में लिखी गई हैं, वो लोग कौन है? वो क्या किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं? भारतीयों के बारे में सरकार ने तो दलित शब्द को भी प्रोहिबिटेड कर दिया, उसको भी, उस पर भी बैन लगा दिया, केरला में लगा दिया और कई राज्यों में लगा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि दलित एक आइडेंटिटी है और दलित एक सोशलॉजिकल टर्म है और शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, लीगल टर्म है। उसी प्रकार से आदिवासी एक सोशलॉजिकल टर्म है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है। सरकार चाहे ना चाहे, हम हैं देश में, गांव गांव में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और आप स्वयं इस बात को जानते होंगे कि आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में अब सरकारी लोगों की, मंत्रियों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। पिछले साल ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी दिवस पर, उसमें भारत सरकार के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार निश्चित तौर पर ऑफिशियली आदिवासी दिवस को स्वीकार करने से हिचकिचा रही है, क्योंकि आदिवासी दिवस को स्वीकार करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जिस आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता है उसकी बात करनी पड़ेगी, उससे सरकार डरती है। लेकिन कई राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान सरकार का आदेश निकला है, गणेश ने भी साझा किया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, उसकी शब्दावली नहीं है अनुसूचित जनजाति दिवस, ये शब्दावली नहीं है, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी दिवस को अवकाश घोषित किया। झारखंड सरकार उस पर सेलिब्रेशन के लिए कह रही है कि विश्व आदिवासी दिवस पर हम बहुत बड़े बड़े आयोजन करेंगे। तो सरकार धीरे धीरे, चाहे वोट बैंक की राजनीति के तहत ही सही, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रही है। और वो कब तक नकारेगी? वो नकार नहीं पाएगी, उसको ये स्वीकार करना होगा। इसलिए आदिवासी पद के प्रयोग में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ट्राइब शब्द के प्रयोग में दिक्कत है। ट्राइब से कुछ परिभाषित नहीं होता और हम सम्मिलित रूप में एक सोशलॉजिकल और एक, आप कह सकते हैं, मूवमेंट से निकला हुआ शब्द है आदिवासी, जिसमें हम सब अपने आप को जोड़ करके एकजुटता महसूस कर सकते हैं। झारखंड में जब रघुवर दास की गैर आदिवासी की सरकार बनी थी पहली बार, तो धूमधाम से यही आदिवासी दिवस मनाया गया था। लेकिन अब उनकी शब्दावली आदिवासियों को लेकर वनबंधु या फिर वनवासी की तरह होती है, और ये लगातार चल रही है। हम लोग फेसबुक या अन्य माध्यम में आदिवासियों को ही देखते हैं आदिवासी शब्द को बैन करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाएं, इस तरह का कई तरह की प्रचार चलती रहती है। मतलब मिशनरियों की षड्यंत्र करके, क्योंकि मैं भी एक ट्रेनिंग के दौरान एक अखबार में काम कर रहा था, उसी के दौरान मुझे भी इस तरह की बातें कही जा रही थी और नहीं लिखने के लिए कहा जा रहा था पिछले साल ही। मैं कुछ लिखा था आदिवासी दिवस के बारे में, पर जगह नहीं मिली, बस थोड़ी सी जगह 2 कॉलम या 4 कॉलम की इस तरह से। और इसी तरह से लगातार षड्यंत्र वाली बातें चल रही है कि नहीं, तो विश्व आदिवासी दिवस मिशनरियों का एक षड्यंत्र है, और इस पर आप किस तरह से देखते हैं? फिर एक षड्यंत्र के तौर पे जो बताया जाता है। नहीं, बिल्कुल षड्यंत्र नहीं है। ऐसे दुनिया भर के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और ये बहुत ही जरूरी है। और ऐसे लोग भी भारत में, कई समुदाय ऐसे थे, मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, चीजों को देख रहा हूँ, तो
10 साल पहले वो खुद को आदिवासी कहने में बहुत गर्व महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब खुद को आदिवासी कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक टर्मिनोलॉजी की बात है, देखिए आइडियोलॉजी से टर्मिनोलॉजी डिसाइड होती है। वनवासी का अपना एक अलग अर्थ है, और अनुसूचित जनजाति का अपना एक अलग अर्थ है, और आदिवासी का अपना एक अलग अर्थ है। और एक एक चालाकी ये होती है, जब आप समाज विज्ञानों की बहसों में, उनकी गोष्ठियों में जब आदिवासी की बात करते हैं, तो लोग ये पूछने लगते हैं किस आदिवासी, किस आप समुदाय की बात करो, उसका नाम लो, आदिवासी पद का प्रयोग मत करो, जनरलाइजेशन मत करो चीजों का। जबकि कुछ चीजें हम जानते हैं कि आदिवासियों में समान रूप से मिलती हैं कुछ चीजें। तो ये हर जगह पर एक साजिश है, जो कहीं ऐसा ना हो कि देश के आदिवासी एकजुट हो जाएं। इसको लेकर के लोग डरे हुए हैं, और क्योंकि तमाम प्राकृतिक संसाधन उनके इलाकों में, अगर वो जागरूक होंगे, वो आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करेंगे, वो स्वायत्ता की मांग करेंगे, तो इससे निश्चित तौर पर जो अंधी लूट है आदिवासी इलाकों की, वो बंद होगी। इसलिए सरकारें और बाहरी लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी। अब आदिवासी दिवस गांव-गांव तक पहुंच चुका है। बहुत जगह पे इतने आयोजन होते हैं हर साल, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना लोकप्रिय हो चुका है। सरकार चाहे तो आदिवासी को बैन कर दे। किसी ने पूछा आदिवासी को बैन कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आदिवासी शब्द को भी बैन कर सकते हैं। वो कहेंगे कि आप शेड्यूल ट्राइब पद का प्रयोग करिए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर करेंगे। खैर, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। जो मैं शिक्षा नीति के बारे में आपको बता रहा था, तो जो शिक्षा नीति है उसमें जैसे कोई धर्म के उपदेश की किताब होती है, आप किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए, आप वो वास्तव में चाहे कोई धर्म कितना भी असहिष्णु हिंसक क्यों ना हो, लेकिन जब अपने उपदेश की किताब तैयार करता है, सूची करता है, तो उसमें बड़ी चिकनी चुपड़ी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे लोगों को आकर्षित करे। वो शिक्षा नीति अपने आप में कोई कानून नहीं है कि उसमें चीजें आ गई तो वो लागू हो जाएंगी। शिक्षा नीति एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, एक गाइडेंस करती है, ताकि आगे कानून उसके आधार पर बने और तमाम नियम उसके आधार पर बने। तो एक तो यह कि वो आकर्षक बनाने के लिए उसको आकर्षक बना दिया है, उसको लागू कितना किया जाएगा, इसकी मुझे बहुत संभावनाएं इसमें नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तुलना में बहुत ज्यादा है। 70% से ज्यादा हमारा एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूलों में है। तो ऐसे में वो प्राइवेट स्कूलों में सरकार कैसे लागू करेगी? वो प्राइवेट स्कूल तो मनमानी करते हैं, उनकी फीस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसके करिकुलम पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो तो लागू करने वाले नहीं है। सिर्फ सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में जो लागू किया जाएगा उसमें होगा ये कि मान लीजिए कोई कुड़ुक बोलने वाला इलाका है, कुड़ुक जहाँ की भाषा है, या बिरहोर कोई इलाका है, या हो बोलने वाले हैं, कहेंगे कि अरे यार यहाँ पे 50 बच्चे हैं, अब इनके लिए 50 बच्चों के लिए अलग से कोई शिक्षक क्यों नियुक्त करें, या कहीं पे 2 ही बच्चे होंगे जिनकी मातृभाषा अलग होगी बाकी बच्चों से, या जो हिंदी नहीं समझ रहे होंगे, तो इन 2 लोगों के लिए क्या अलग शिक्षक नियुक्त करेंगे? तो इसलिए ऐसा करते हैं, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में चलने देते हैं। और जहां तक भारतीय भाषाओं के संवर्धन की बात है, तो संस्कृत का संवर्धन इससे ज्यादा होने वाला है। निश्चित तौर पर संस्कृत के लिए पहले से भी, जितना आप देखिए 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उतना जितना सबके लिए इकट्ठा फंड है, उतना अकेले संस्कृत के लिए है। अब वो फंड और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो और दूसरा, ये बात को बार बार शिक्षा नीति में इस तरफ जो एक इशारा आपको दिखाई देगा, ये साबित करने की कोशिश है कि सारी भारतीय भाषाएं वो सब संस्कृत से पैदा हुई है, सब आपस में एक दूसरे से बहुत गहरे में जुड़ी हुई है। उनके इस जुड़ाव को, एकता पर हम बात करेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत पे बात करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिए कि भैया जो भाषा विज्ञानी है वो इस आधार पर ही भाषा परिवारों की कल्पना करते हैं कि ये भाषाएं पूरी तरह से अलग हैं, इसलिए ये अलग परिवार में है। यानी जो 3 मुख्य आधार है भाषा को
पहचानने के, भाषा का अध्ययन करने के, एक उस भाषा की साउंड्स, उसके जो ध्वनियां हैं, दूसरा उसका वोकैबुलरी यानी उसकी शब्द संपदा, शब्द भंडार, तीसरा उसका ग्रामर यानी उसका व्याकरण। इन तीनों आधारों पर कोई भाषा दूसरी भाषा से एकदम भिन्न मिलती है, तभी उसे नए भाषा परिवार में शामिल किया जाता है। और आदिवासियों की मेरे ख्याल से भीली या मीणी भाषाओं को अगर छोड़ दें तो कोई भी भाषा आदिवासियों की इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में शामिल नहीं है। वो सब या तो द्रविड़ फैमिली में है, या ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में है, या तिब्बतो बर्मन फैमिली में है, या अंडमानीज फैमिली में है। जब आदिवासी भाषाएं पूरी तरह से इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से अलग हैं, तो फिर संस्कृत से उनके संबंध का कोई बात ही नहीं उठती, क्योंकि संस्कृत से वो बहुत अलग है, उनकी शब्दावली भी अलग है, उनकी लिपि भी अलग है, उनका व्याकरण भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो जबरदस्ती एक समानता के नाम पर संस्कृत या हिंदी थोपने की अगर कोशिश होती है, तो मेरे ख्याल से उसके प्रति सजग रहना होगा। क्योंकि अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी को सीखने की बात होनी चाहिए, लेकिन अगर आप शिक्षा की दृष्टि से देखें, शिक्षाविदों को देखें, आप आदिवासी दृष्टि से भी देखें, तो निश्चित तौर पर प्राथमिक शिक्षा का माध्यम आदिवासी भाषाएं होनी चाहिए, और हर बच्चे को आदिवासी भाषा सीखनी चाहिए। अपनी मातृभाषा से एक संबंध रखना चाहिए। मातृभाषा से संबंध रखना अपने पुरखों से संबंध रखना है, अपनी ज्ञान परंपरा से संबंध रखना है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जो शिक्षा नीति में जो बातें कही गई हैं, और उसमें जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह के ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये बात सच है कि ये सारी चीजें आदिवासी भाषाओं में वो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए आदिवासी भाषाओं का कोई अलग से संरक्षण होने वाला है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। उसमें बातें जरूर चिकनी चुपड़ी की गई जिससे आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी भाषाओं की दृष्टि से, आदिवासी दर्शन की दृष्टि से ये शिक्षा नीति महत्वपूर्ण नहीं दिखाई पड़ती। इसमें जिस नैतिकता की बात की गई बार बार कि भाई हम बच्चों को संस्कारी बनाएंगे, तो जिन संस्कारों की, जिन नैतिकताओं की बात की गई है, वो वास्तव में हिंदू संस्कार और हिंदू नैतिकताएं हैं। और हमको जानना चाहिए कि इस देश में जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, मैं तो विदेश में रह के आया हूँ, वहां पे और ज्यादा होता है, भारत में भी आजकल वो चलन हो गया, जब भारतीय संस्कृति की बात होती है तो हिंदू संस्कृति को सामने कर दिया जाता है। दोनों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाने लगा है, जबकि इस देश में 500 से ज्यादा संस्कृतियां हैं जो जीवित है, जो सक्रिय हैं। लोग अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, उसका आचरण करने वाले लोग हैं। सैकड़ों संस्कृतियां तो आप एकदम स्पेसिफिक कर सकते हैं, देखिए ये संस्कृति अलग है, ये संस्कृति अलग है। लेकिन जब संस्कृति को धर्म से जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे हम बहुत संकुचित दायरे में देख रहे हैं। और जब हम नैतिक शिक्षा की बात करेंगे, संस्कारों की बात करेंगे, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने कहा कि आश्रम, जो बच्चों को सिखाने के लिए आश्रम खोले जाएंगे। ये आश्रम की परंपरा किसमें? क्या आदिवासियों में आश्रम की परंपरा है? नहीं। तो इसके प्रति भी हमें सजग रहने की जरूरत है। आदिवासी भाषाओं को और आदिवासी संस्कृति को जो नई नीतियां बनती है, नए नियम बनते हैं, नए कानून बनते हैं, उनमें एक सम्मानजनक स्थान दिलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।